मैंने बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज़ में वियतनाम वॉर का जिक्र किसी ना किसी तरीके से देखा है, चाहे कहानी उस वॉर के ऊपर आधारित है या कहानी का कोई हिस्सा वियतनाम में होता है, जैसे फॉरेस्ट गंप, उसमें एक हिस्सा है कहानी का जो वियतनाम वॉर के दौरान हो रहा है, या फिर अपोकलिप्स नाउ ले लीजिए आप, पूरी पिक्चर ही वॉर के दौरान शूट हुई है, या फिर गुड मॉर्निंग वियतनाम, फुल मेटल जैकेट। इतनी सारी मूवीज देखने के बाद मैं ये तो जानता था कि अमेरिका का वियतनाम में कुछ बहुत बड़ा झमेला हुआ था, पर ये एग्जैक्टली पता नहीं था कि क्यों अमेरिका को जरूरत थी अपने देश से इतना दूर जाके इतने छोटे से देश के साथ उलझने की, और उस उलझने में वो जीत भी नहीं पाए। तो मैं अपने आसपास जब लोगों से इसके बारे में बात की तो बहुत हैरानी हुई जान के कि ज़्यादातर लोगों को वियतनाम वॉर के बारे में कुछ नहीं पता। और बहुत कमाल की बात है क्योंकि 20th सेंचुरी का आप कह सकते हैं कि एकमात्र बड़ा वॉर है जिसमें अमेरिकन इन्वॉल्व हुए पर अपने मन मर्जी वाला आउटकम निकाल के नहीं ला पाए, जबकि जब वो वियतनाम में घुसे थे उस समय वो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर रखते थे। ऐसा क्यों हुआ? तो इस सब जिज्ञासा की वजह से मैंने कहा चलिए कुछ पढ़ते हैं इसके बारे में, और फाइनली मुझे एक बुक मिली और मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। वो किताब थी द वियतनाम वॉर। अब ये बहुत बड़ी और बहुत भारी किताब है अगर आप जनरली हिस्ट्री की बुक्स नहीं पढ़ते हैं, और एक दिन आपने डिसाइड किया कि मैं जाके कुछ हिस्ट्री की किताब पढ़ूंगा। आप दुकान में गए, बुक लेके आए और पढ़ना शुरू किया। मोस्ट लाइकली मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको बोरियत होगी, क्योंकि हिस्ट्री की किताबों में जनरली कोई फोटोज़ नहीं होती, ज़्यादातर मैप्स होने चाहिए पर मैप्स नहीं होते। इस बात पे मुझे बहुत कंप्लेंट रहती है कि इतने सारे बैटल्स की बात होती है और कंट्रीज़ की बात होती है पर जनरली मैप्स आपको उतने मिलते नहीं है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, कुछ किताबें तो होते भी हैं। एक तो ये कारण है जिसकी वजह से एक जनरल रीडर हिस्ट्री की बुक इतने इंटरेस्ट से पढ़ नहीं पाता। दूसरी चीज़, अक्सर जो नैरेटिव होता है बुक का वो इस तरह से नहीं लिखा गया होता है कि आपको बहुत मज़ा आए, वो लिखा गया होता है आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो कुछ चैलेंजेस होते हैं, पर अगर आप इन चैलेंजेस से पार कर गए तो आप देखेंगे कि हिस्ट्री की बुक पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। और ये जो किताब है द वियतनाम वॉर, इस किताब ने तो जब मैंने इसको पढ़ना शुरू किया था तो मैंने सोचा था कि चलिए एक चैप्टर पढ़ूंगा और अगर इंटरेस्टिंग लगा तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। पर इतना ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन है इस किताब के अंदर कि मैंने 2 चैप्टर बैक टू बैक पढ़े, और क्योंकि ये बहुत भारी किताब है तो मुझे महसूस हो रहा था कि अरे इसको उठाने में कितनी मेहनत लग रही है, क्योंकि आपने 5 मिनट पढ़ना है तो फिर तो हो जाएगा, पर अगर आप पढ़े जा रहे हैं 4-5 घंटे लगा रहे हैं तो ये भारी किताब आपको महसूस होने लगी। जब मैंने सीरीज़ बनाने का डिसाइड कर लिया तो पहला सवाल मन में ये आता है कि इसको शुरू कहाँ से किया जाए। अब देखिए, जो मेरी वर्ल्ड वॉर 2 की सीरीज़ थी उसको स्टार्ट करना उतना मुश्किल नहीं था, मतलब उसका स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना उतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि जनरली जब आप सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं तो 2-3 ही पॉइंट्स हैं जैसे आप स्टार्ट करते हैं। या तो आप वहाँ से स्टार्ट करते हैं जब ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई थी 1919 में और जर्मन्स को बेइज्जती फील हुई थी, वहाँ से उनकी नफरत की जो बदले की जो भावना है वो उनके मन में पैदा हुई, और उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रांग बनाना शुरू किया, अपनी मिलिट्री को स्ट्रांग बनाया, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाया। ये एक पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं 1937 में जो चाइना और जापान के बीच में हुआ था, वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था, शायद मार्को पोलो इंसिडेंट कहते हैं उसको। उस इंसिडेंट के बाद इनके बीच में पूरी हॉस्टिलिटी स्टार्ट हो गई थी, कुछ लोग उसको बोलते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का स्टार्टिंग पॉइंट। और फाइनली जो सबसे कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है वो है 1939 का पोलैंड का इन्वेजन जो जर्मनी ने किया था, और उसके बाद फिर यूके और फ्रांस ने जर्मनी के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया था। 1941 में अमेरिकन ने एंटर किया था, पर जनरली 1939 को ही स्टार्टिंग माना जाता है। तो ये 2-3 स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं, पर वियतनाम में ऐसा नहीं है। वियतनाम वॉर की जब आप बात करते हैं तो ये समझ में ही नहीं आता कि इसको हम शुरू कहाँ से करें। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम जब वियतनाम वॉर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में 2 ही कंट्रीज आती हैं, एक तो वियतनाम और एक है अमेरिका। तो एक जनरल परसेप्शन ये होता है कि आप वहां से शुरू करिए जब अमेरिकन्स ने वॉर में एंटर किया था, पर ये उतना आसान नहीं है, उतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि अमेरिकन्स पहली बार वियतनाम में गए थे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और कमाल की बात देखिए, जब पहली बार अमेरिकन्स गए थे वियतनाम में तब वो दोस्त की तरह गए थे, पर अगर आप वहां से स्टार्ट करना चाहते हैं जब यूएस और वियतनाम के बीच में दुश्मनी होना स्टार्ट हो गया था, तब आपको स्टार्ट करना पड़ेगा 1954 से, जब आई थिंक जेनीवा अकॉर्ड्स पे साइन हुआ था। वो एक टाइम है, पर अगर मैं एकदम से आपको बता दूं कि 1954 में अमेरिकन्स वहाँ पे आ गए तो वो भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि अमेरिकन्स अचानक से दुश्मन कैसे बन गए वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और वो एक्सप्लेन करने के लिए आपको थोड़ा पीछे आना पड़ेगा कि अमेरिकन्स को मतलब ही क्या था वियतनाम में घुसने का। उनको मतलब था क्योंकि अमेरिकन्स के एलाइज फ्रांस वियतनाम में उलझे हुए थे। अब फ्रांस क्यों उलझे थे वियतनाम में, वो समझना तो थोड़ा और पीछे आना पड़ेगा। मैंने जो वियतनाम वॉर की सीरीज बनाई है उसको मैंने स्टार्ट किया है उस पॉइंट से जब पहली बार फ्रेंच लोग वियतनाम में इन्वॉल्व हुए थे। उसके पहले की जो वियतनाम की हिस्ट्री है वो डायरेक्टली वियतनाम वॉर से उतनी कनेक्टेड नहीं है।
क्योंकि फ्रेंच लोगों के आने से पहले यहाँ पे वियतनाम में कुछ राजाओं का राज था और उनका अमेरिकन के साथ कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो 1945 से स्टार्ट करना पड़ेगा। वियतनाम वॉर सिर्फ मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से या पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से सिग्निफिकेंट नहीं है, ये इस वजह से भी बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि इस वॉर ने बहुत सारी ऐसी बातें जनता के सामने लाई जिनको हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। जैसे कि इस वॉर ने ये दिखाया कि अगर आप ये सोचते हैं कि आपकी सरकार ऑफिशियली अनाउंसमेंट करके कुछ आपको बता रही है तो वो सही ही होता है, ये ज़रूरी नहीं है। इस वॉर ने बार बार ऐसे इंसिडेंट सामने लेके आए जिससे अमेरिकन जनता के होश उड़ जाते थे कि अरे हमारे लीडरशिप, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे डिफेंस सेक्रेटरी सब कुछ इतना झूठ कैसे बोल रहे हैं हम लोग को। उसके अलावा एक ये चीज़ निकल के आती है इस वॉर से कि किसी भी देश की जनता जनरली कभी भी एक साथ खड़ी हो ही नहीं सकती। उनमें यूनिटी लाना कितना मुश्किल होता है क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे अमेरिका के जो इस वॉर को प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो ये कह रहे थे कि हमको वियतनाम में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, हमारे लोगों को वहाँ जाके मरना नहीं चाहिए। पर बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि नहीं, हमको जाना चाहिए वहाँ पे और हमारे इतने लोग जो वहाँ पे जाके मर रहे हैं उनका मरना ऐसा वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो अमेरिका की जनता ही दो हिस्सों में बटी हुई थी और वो दो हिस्से जनता के आपस में लड़ते रहते थे। और ये चीज़ें आपको वर्ल्ड वॉर 2 में उतनी देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि जब 1941 में पर्ल हार्बर का अटैक हुआ था तब ऐसा लग रहा था कि अमेरिका की जनता एक साथ जापान के अगेंस्ट खड़ी हो गई है, पर वियतनाम वॉर में ऐसा नहीं था। इस किताब को पढ़ने में मुझे इसलिए भी बहुत मजा आया क्योंकि इसमें कुछ ऐसी फोटोज थी जो कि आपको इजीली यूट्यूब पे नहीं मिलती, या अगर डॉक्यूमेंट्रीज में दिखाते हैं तो जनरली ब्लर करके दिखाते हैं क्योंकि बहुत कंट्रोवर्शियल या बहुत सेंसिटिव फोटोज हैं। ऐसी घटनाओं के बारे में बात करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखना होता है कि जिस प्लेटफॉर्म पे आप ये बात कर रहे हैं वो प्लेटफॉर्म कितना ओपन है इन घटनाओं के बारे में बात करने को लेकर। तो वियतनाम वॉर में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिनके बारे में आपको तभी पता चलेगा जब आप उस पर्टिकुलर घटना को सर्च करते हैं। अगर आप जनरली किसी भी डॉक्यूमेंट्री में या मूवी में वियतनाम वॉर के बारे में जान रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनके बारे में उन डॉक्यूमेंट्रीज में बात नहीं की जाएगी क्योंकि वो बहुत सीरियस या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, बहुत कंट्रोवर्शियल घटनाएं थी। इस किताब को पढ़ते समय मुझे ऐसी बहुत सारी घटनाओं के बारे में पता चला और जब मुझे पता चला तो मैं इंडिविजुअली जाके उनके बारे में अलग से पढ़ पाया। वियतनाम वॉर इसलिए भी बहुत अनोखा है क्योंकि इसको ह्यूमन हिस्ट्री का पहला टेलीवाइज्ड वॉर कहा जाता है क्योंकि इस वॉर के दौरान बहुत सारे अमेरिकन जर्नलिस्ट वियतनाम में जा रहे थे और वो वहाँ पे फोटोज और वीडियोस बनाते थे और ये वीडियोस और फोटोज फिर अमेरिकन जनता अपने टीवी पे देख रही थी। इसमें अंतर ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1 में जो फोटोज और डॉक्यूमेंट्री जनता देखती थी वो ऐसे फोटोज और वीडियोस थे जिनको वहाँ की आर्मी ने, वहाँ की अथॉरिटीज़ ने पहले खुद चेक किया होता था। तो पहले जब कुछ शूट होके आया उनके पास तो पहले चेक करते थे वो कि इसमें ऐसा कुछ तो नहीं है जो कुछ प्रॉब्लम कर सकता है बाद में, जिसपे कंट्रोवर्सी हो सकती है। उन सारे पार्ट्स को कट करते थे और फिर जो सैनिटाइज वर्जन होता था, जो क्लीन वर्जन होता था, उसको जनता को दिखाया जाता था। वियतनाम में ऐसा नहीं था। बहुत सारे अमेरिकन जर्नलिस्ट्स वियतनाम में गए और उन्होंने ऐसी फोटोज खींची, ऐसी घटनाओं को लाइव कैप्चर किया और जब उन घटनाओं को जनता ने देखा अमेरिका में घर में बैठ के, तब उनको लगा कि अरे, हमको तो लगा था कि हमारे सिपाही वहाँ पे कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बट यहाँ तो कुछ अलग ही चल रहा है। ऐसी एक बहुत इनफेमस, एक कुख्यात घटना हुई थी जब आर्विन यानी साउथ वियतनामीज आर्मी, उनके एक आर्मी के अफसर ने वियतकॉन्ग के एक लड़के को सबके सामने एग्जीक्यूट कर दिया। पॉइंट ब्लैंक रेंज पे उसको गोली मार दी। और इत्तेफाक से जब ये हो रहा था वहाँ पे एक कैमरामैन था तो उसने इसका वीडियो बना लिया और ये वीडियो अमेरिकन जनता को दिखाया गया। रियल लाइफ में लड़ाई मूवी जैसे बिल्कुल नहीं होती। रियल लाइफ में जब लड़ाई होती है तो लोग ऐसा पंच मारते हैं, डक करते हैं, सब नहीं होता। तो इसीलिए मूवीज में हम जब एक्शन देखते हैं तो हमको लगता है कि हाँ ये तो अच्छा लग रहा है देखने से, पर जब रियल एक्शन, जब रियल लाइफ ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे थे, जब लोग एग्जीक्यूट कर रहे थे पॉइंट ब्लैंक रेंज पे किसी को, और वो जब जनता ने देखा तो जनता एकदम हिल गई थी। और इसी वजह से मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल था इस वॉर की डायरेक्शन को सेट करने के लिए। जब यूएस की लीडरशिप, चाहे प्रेसिडेंट हो गए, चाहे मिलिट्री के ऑफिसर्स हो गए, जब वो सोचते थे कि अब हमको वॉर को खत्म करना है, जल्दी से खत्म करना है इसको, अपनी फायर पावर दिखानी है वियतनाम को, जब वो एस्केलेट करने की बात करते थे तो अमेरिकन जनता प्रोटेस्ट करती थी क्योंकि वो टीवी पे देख रहे थे, न्यूज़ में देख रहे थे कि अमेरिकन जनता, अमेरिकन सोल्जर्स वियतनाम में जाके क्या क्या कर रहे हैं। एक इंसिडेंट हुआ था टेट ऑफेंसिव के बाद। इनफैक्ट हुआ ये था, अगर आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ मैं, तो 1968 में जनवरी के महीने में एक सरप्राइज अटैक लॉन्च किया था नॉर्थ वियतनाम ने, और ये अटैक बहुत बड़ा अटैक था और बहुत सरप्राइज अटैक था।
इसकी वजह से अमेरिकन को बहुत गुस्सा था कि कैसे इन्होंने हमसे छुप के इतना बड़ा अटैक हमारे अगेंस्ट कर दिया और हमारे इतने लोगों को मार दिया। तो इसके जवाब में जब अमेरिकन ने वापस काउंटर अटैक किया, तो हालांकि उन्होंने काउंटर अटैक सक्सेसफुल किया था और नॉर्थ वियतनाम को बहुत हैवी कैजुअलिटीज हुई थी, पर इस काउंटर अटैक के दौरान बहुत सारे यूएस ट्रूप्स ने कुछ ऐसी हरकतें की जिस पे आगे बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। इसके बारे में मैंने सीरीज में बात नहीं की है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, पर एक इंसिडेंट ऐसा था उसमें जिसमें यूएस की आर्मी भी उस इंसिडेंट को दबाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ये बात दुनिया के सामने और अमेरिकन जनता के सामने आए कि वहाँ पे आर्मी के लोग भी क्या क्या मचा रहे हैं। फिर जब फाइनली ये इंसिडेंट बाहर आया तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उन पे केस चला, बहुत लोग इसमें कन्विक्ट हुए, बट अल्टीमेटली सज़ा बस एक ही आदमी को मिली और उस सज़ा को भी बाद में प्रेसिडेंट ने पार्डन कर दिया था, मतलब माफ़ी मिल गई थी। दुनिया में जितने भी वॉर होते हैं, हर वॉर में ऐसी घटनाएं होती हैं, पर वियतनाम में अलग बात ये थी कि वो घटनाएं एक्चुअली टीवी पे जनता ने देख ली। और ये सिर्फ जनता सिर्फ टीवी पे नहीं देख रही थी, न्यूज़पेपर्स ऐसी फ़ोटो पब्लिश कर रहे थे, मैगजीन्स में ऐसी फ़ोटो आ रही थी कि हमारी एयरफोर्स वहाँ पे स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग कर रही है, इतने सारे हैमलेट्स जल रहे हैं, इतने सारे विलेजेस जल जा रहे हैं, क्योंकि वो नेपाम बॉम्ब्स गिरा रहे हैं। नेपाम बॉम्ब्स बहुत ही क्रूर तरह के बॉम्ब्स होते हैं, क्योंकि इसमें जो लिक्विड निकलता है वो किसी भी सरफेस पे चिपक जाता है और फिर वहाँ पे आग लगती है। तो अगर आपने नेपाम बॉम्ब्स किसी पेड़ पे मारे तो वो पेड़ पे चिपक जाएगा वो लिक्विड और फिर वो पेड़ जलता रहेगा। तो किसी एरिया को अगर सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय करना है तो ये बॉम्ब बहुत इफेक्टिव होता है, पर अगर किसी जानवर को लग गया या किसी ह्यूमन बीइंग के टच में आ गया तो उनको भी आग लग जाती है। तो ऐसी भी फोटोज़ पब्लिश हो रही थी जिसमें दिख रहा था कि कहीं पे पीछे नेपाम बॉम्बिंग चल रही है और आगे उस गांव के रहने वाले लोग बहुत चिल्लाते हुए भाग रहे हैं। एक फोटो ऐसी भी थी जिसमें कुछ बुद्धिस्ट लोग साइगॉन में बैठ के अपने आप को आग लगा रहे थे। अगर आप आज भी जाके गूगल पे सर्च करें कंट्रोवर्शियल फोटोज ऑफ वियतनाम वॉर, तो आपको ऐसी ऐसी फोटोज दिखाई पड़ेंगी कि आपका दिमाग घूम जाए। इस किताब में मुझे ऐसी बहुत सारी रोचक बातें पता चली, जिनमें से कुछ बातें मैंने अपनी सीरीज में बताई है, ऐसी बातें जो कि उतनी सेंसिटिव नहीं है। और उसमें से एक इंटरेस्टिंग बात है जो एक्चुअली मैंने सीरीज में कवर नहीं की है, बट मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ। जब 1967 में अमेरिकन ट्रूप्स की संख्या वियतनाम के अंदर लगभग 5 लाख हो गई थी, तब जो अमेरिकन ट्रूप्स वियतनाम में आते थे तो उनको जो डफल बैग मिलता था जिसमें उनका सारा सामान रहता है, उस बैग में उनकी यूनिफॉर्म थी, उनका इक्विपमेंट था जो उनको लेके जाना था वियतनाम में, बट उसमें एक बुक भी देते थे उन लोगों। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस उनको एक किताब देता था, उस किताब का नाम था पॉकेट गाइड टू वियतनाम, और उसमें कुछ जनरल बातें लिखी थी वियतनाम के बारे में कि उनकी हिस्ट्री क्या है, उनका कल्चर कैसा होता है, वहाँ के लोगों की क्या तौर तरीके होते हैं, वैसी बातें थी। और कुछ इंस्ट्रक्शंस थे कि आपको वियतनाम में कैसे बिहेव करना है। तो उसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। वी आर स्पेशल गेस्ट्स हियर एंड मेक नो डिमांड्स एंड सीक नो स्पेशल ट्रीटमेंट, यानी हम यहाँ पे स्पेशल गेस्ट हैं वियतनाम के अंदर, इसलिए आप वियतनाम के लोगों से कोई स्पेशल डिमांड मत करिए और कुछ ऐसा मत एक्सपेक्ट करिए कि हमारे साथ कुछ अलग व्यवहार होगा। हम बस गेस्ट की तरह हैं और अपना काम करके यहाँ से निकल जाएंगे। मेक पर्सनल फ्रेंड्स अमंग सोल्जर्स एंड कॉमन पीपल, यानी यूएस की मिलिट्री ऑफिशियली अपने सोल्जर्स को एनकरेज करती थी कि वियतनाम की सिविलियन जनता के साथ, उनके सोल्जर्स के साथ दोस्ती करिए। इसीलिए अगर आपने गुड मॉर्निंग वियतनाम पिक्चर देखी है, जब मैंने पिक्चर देखी थी तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि जो हीरो है इस पिक्चर का ये क्यों दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है वियतनाम के साथ, पर जब मैंने किताब पढ़ी तब मुझे वो डॉट्स कनेक्ट हुए कि अच्छा, ये जो दोस्ती कर रहा था वो एक ऐसा एक्सेप्शन नहीं था। बहुत सारे वियतनाम में ऐसे यूएस ट्रूप्स थे, सोल्जर्स थे, जो कि वियतनाम की जनता के साथ दोस्ती करना चाहते थे, और ये एक्चुअली उनकी यूएस की मिलिट्री ही उनको इंकरेज कर रही थी कि आप दोस्ती करिए। पर ये अलग बात है कि अगर आपने गुड मॉर्निंग वियतनाम नहीं देखी तो मैं बहुत स्पॉइल नहीं करूँगा आपके लिए, पर ये अलग बात है कि वो पिक्चर के एंड में उस दोस्ती का कुछ अलग ही सिला मिला हीरो को, वो मैं आपके लिए स्पॉइल नहीं करूँगा। वो एक और पॉइंट है इस पॉकेट गाइड का, दैट ऑलवेज गिव वियतनामीज द राइट ऑफ वे। इसका मतलब जब आप रोड पे कहीं जा रहे हैं, अपनी गाड़ी में हैं आप, और सामने से कुछ वियतनामीज लोग आ रहे हैं, तो आपको वियतनामीज लोगों को क्रॉस करने देना है। अगर वियतनामीज किसी साइकिल पे आ रहा है, किसी गाड़ी पे आ रहा है, तो उसकी गाड़ी पहले निकलेगी, आपकी गाड़ी बाद में निकलेगी। ये यूएस की मिलिट्री अपने सोल्जर्स को कह रही थी। पर ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई वियतनाम के अंदर जब अमेरिकन सोल्जर्स इतने हताश थे और इतने फ्रस्ट्रेटेड थे कि वो सिविलियन जनता के साथ बिना मतलब के उलझते थे, क्योंकि उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन था कि हम क्यों इनके देश के अंदर आके इनसे लड़ाई कर रहे हैं और पता भी नहीं चल रहा है कि हमको इससे मिलेगा क्या। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है इस वॉर के बारे में। आज भी अगर आप 100 अमेरिकन को खड़ा कर लीजिए और उनसे पूछे कि वियतनाम में अमेरिकन इन्वॉल्व क्यों हुए थे, तो मुझे हैरानी नहीं होगी कि अगर 50% से ज़्यादा लोगों को हवा भी नहीं होगी
कि अमेरिकन्स क्यों गए थे वियतनाम के अंदर। और ऐसा नहीं है कि आज लोगों को नहीं पता है, पर उस समय लोगों को पता था। इनफैक्ट इतने सारे सोल्जर्स, लाखों सोल्जर्स जो वियतनाम में गए थे अमेरिका से, उनमें से भी एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन ऐसे सोल्जर्स का था जिनको ये तक पता नहीं था कि वर्ल्ड मैप में वियतनाम एक्चुअली है कहाँ पे। ऐसी बहुत सारी घटनाएं मुझे इस किताब को पढ़ के पता चली और मैं इतना एक्साइट हो गया पढ़ने के बाद कि फिर मुझसे रहा नहीं जा रहा था कि मैं जल्दी से जल्दी मुझे सीरीज़ बनानी है, और इसीलिए फिर मैंने ये सीरीज़ बनाई। तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और इसको आप ऑनलाइन भी कहीं ढूंढ सकते हैं अगर आपको मिलती है तो। अगर आपको मेरी वियतनाम वॉर की सीरीज़ देखनी है तो उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।